Starting recording. तो भारत जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। अभी तक कृष्णा मूर्ति सिस्टम के हमने जो भी सेशन किए हैं आपस में 1 to 1 डिस्कस किए हैं, ऋषिकेश के साथ भी हुए हैं। और चूंकि सुबह जो है दूसरे हमारे मेंबर हैं वो शायद उनके पास टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो आज कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाते। और आप चूंकि अमेरिका में रहते हैं तो आप जो है उस समय शाम को ज्वाइन नहीं करने पाते, तो इसलिए 1 to 1 तो हमेरा आपका ही हमेशा रहेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि दूसरे लोग यदि कहेंगे रिक्वेस्ट करेंगे तो आई विल बी रेडी एट द टाइम, बट ऋषिकेश के लिए तो प्रॉब्लम है, वो जॉब करता है। कोई बात नहीं। तो हम कम टू दी पॉइंट। कृष्णा मूर्ति सिस्टम में अभी तक हमने जो डिस्कस किया, जो पढ़ा, जो समझा, उसमें 3-4 पॉइंट हमको जो है हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले जो फंडामेंटल रूल है वो हमको याद रखना चाहिए, माइंड में ही नहीं हार्ट में उतार लेना चाहिए। वो क्या है कि प्लेनेट प्रीडोमिनेंटली ऑफर द रिजल्ट ऑफ द स्टार लॉर्ड। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा ही या नक्षत्र स्वामी का ही फल देता है। ये सबसे पहला जो है बेसिक फंडामेंटल नियम का पहला भाग है। दूसरा भाग ये है कि जो रिजल्ट आएगा प्लेनेट का थ्रू स्टार लॉर्ड, उसको उसका सब लॉर्ड डिसाइड करेगा कि वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, और वो ही डिसीसिव फैक्टर होगा। ये हमको जब तक बिल्कुल जहन में नहीं बैठ जाएगा तब तक कृष्णा मूर्ति का सिस्टम हमको हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा। नंबर दो में सबलॉर्ड की जो भूमिका है, दी फंक्शन ऑफ दी सबलॉर्ड, जो हमको 2 प्लेसेस में देखने को मिलता है, एक कस्प का सबलॉर्ड और एक प्लेनेट का सबलॉर्ड। कस्प का सबलॉर्ड भी एक डिवीजन है कस्प का, that are formed on the basis of the ascendant rising। और प्लेनेट का सबलॉर्ड है वो प्लेनेट उस समय पर, चाहे वर्थ समय हो चाहे हमारा होररी का जजमेंट टाइम हो, वहां जब प्लेनेट ट्रांजिटिंग कर रहा होता है तो उसका भी वो सबलॉर्ड डिवीजन है। कस्प का सबलॉर्ड सिर्फ उस कस्प विशेष की प्रॉमिस पढ़ने के लिए ही यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसके बाद उसका कोई फंक्शन नहीं रहता। और वो कस्प का सबलॉर्ड एक प्लेनेट ही वर्चुअल हम मानते हैं, तो प्लेनेटरी पोजीशन में जाकर के फिर हम देखते हैं कि उसका स्टार लॉर्ड कौन सा है, उसके माध्यम से ही वो फल देता है और उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो उसके लिए प्रीडोमिनेंटली बाध्य है। और जो फल मिलेगा, जिस मैटर का फल मिलेगा, उसको उसका सबलॉर्ड डिसाइड करेगा। यहाँ थोड़ा सा हमको डिफरेंस माइंड में रखना है, क्योंकि कस्प के सबलॉर्ड को हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि वो प्रेमिस के लिए काम आता है, पर प्रोमिस निकालेंगे कैसे, वो प्लेनेटरी पोजीशन में ही जाकर के निकालते। ठीक है, इसके आगे जो है उस सबलॉर्ड का कोई फंक्शन नहीं है, कस्प के सबलॉर्ड का। हाँ, यहाँ एक बात जरूर बताऊंगा, जब हम सिग्निफिकेटर बनाते हैं किसी भी मैटर के, तो एक कस्प का सबलॉर्ड जो है बहुत स्ट्रांगली और बहुत इंपॉर्टेंट वे में कभी कभी कार्य करता है सिग्निफिकेटर का। वो कैसे कार्य करता है कि कस्प के सबलॉर्ड के नक्षत्र में यदि कोई प्लेनेट नहीं है, तब वो कस्प का सबलॉर्ड जो है सिग्निफिकेटर बन जाता है उस कस्प का। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम मैरिज की बात करें, यदि हम चाइल्ड बर्थ की बात करें, तो मैरिज के लिए एक प्राइमरी कस्प का सबलॉर्ड जो है, जो भी आएगा, जुपिटर हो, सैटर्न हो, वीनस हो, सन हो, व्हाट्सएवर, यदि उसके स्टार में कोई प्लेनेट नहीं है, तब वो सबलॉर्ड इटसेल्फ उस हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाता है। ये हमेशा याद रखना। कभी कभी जो खास तौर से नए लोग हैं, हम लोग भी नए ही हैं, उसको भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा नोट कर लेना चाहिए।
अब आगे जो सबलॉर्ड है, जो प्लेनेट का सबलॉर्ड है या कस्प के सबलॉर्ड का सबलॉर्ड है, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो वो सबलॉर्ड जो प्लेनेट का बनता है उसका रोल जो है टाइमिंग ऑफ इवेंट में ज्यादा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वहाँ जो सिग्निफिकेटर बनते हैं और दशा डीवीए में आते हैं, वो डीवीए में प्लेनेट वही हमको रिजल्ट दे पाएंगे जिनका सबलॉर्ड भी फेवरेबल हो। जैसे किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही है, भुक्ति चल रही है, अंतरा चल रही है, और वो 7 का या 5 का या 10 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर दिख रहा है, परंतु उसका सबलॉर्ड जो है नेगेटिव में जा रहा है। मैरिज के लिए 7 के लिए वो 6 में जा रहा है, चाइल्ड बर्थ के लिए 4 में जा रहा है, तो हम उस समय उस प्लेनेट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर पाता। ये वहां हमको इस बात पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो सबलॉर्ड जो है हमारा क्या है और किस तरह से काम कर रहा है, और हम कैसे जो है इसको सिलेक्ट करना है, कैसे हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ये जो बेसिक चीजें है, और एक और चीज हमने जो सिग्निफिकेटर तो आपने अच्छी तरह सीख लिए हैं, बनाए भी हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है। एक सिग्निफिकेटर और बनता है जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, लेकिन यहाँ हम जो है फॉर अवर मेमोरी दोबारा फिर रिपीट करेंगे। वो ये है कि कभी कभी कोई प्लेनेट किसी कस्प के क्लोज कंजक्शन में आता है, और क्लोज कंजक्शन की जो हमारे जो एक्सपीरियंस विद्वान है उन्होंने दिया है, कोई 3 डिग्री 20 मिनट की ऑर्बिट लेता है, कोई 4 लेता है, कोई 5 लेता है, ज्यादातर 5 डिग्री तक लोग ले लेते हैं। तो वो प्लेनेट कभी कभी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिग्निफिकेटर का। ये हमको भी ध्यान रखना है। ऐसे ही क्लोज कंजक्शन में आपस में प्लेनेट भी काम करते हैं। सपोज करो कोई इस प्लेनेट जो है सिग्निफिकेटर बन रहा है और वो हमको फल नहीं दे पा रहा क्योंकि उसका सबलॉर्ड मान लो फेवर नहीं करता यार, और कोई उसकी वजह है, दशा भुक्ति नहीं आ रही, तब उसके क्लोज कंजक्शन में कोई प्लेनेट है तो वो भी हमारा जो है सिग्निफिकेटर का काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद एस्पेक्ट की बात आती है, तो एस्पेक्ट में वेस्टर्न एस्पेक्ट हम लोग नहीं लेते, पारसरी एस्पेक्ट लेते हैं। तो राशि चार्ट से आप उसका भी ध्यान रखिए कि कौन सा जो है हमारा सिग्निफिकेटर है, दूसरे प्लेनेट को जो है एस्पेक्ट दे रहा है या किसी हाउस को भी एस्पेक्ट दे रहा है, वो भी उसको काम करता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब राहु केतु की बात आती है। राहु केतु का तो फंक्शन वास्तव में ही अजीब है। कभी कभी जैसे कंजक्शन में है तो उसके भी वो जो एनर्जी गेन कर लेता है, या किसी को रिप्रेजेंट करता है तो उसी को एनर्जी गेन कर लेता है। तो राहु केतु के बारे में हमको जो 4 फंडामेंटल उन्होंने नियम बनाए हैं कि सबसे पहले राहु केतु क्लोज कंजक्शन वाले प्लेनेट की एनर्जी लेकर के फल देता है, वो हमें ध्यान देना है। उसके बाद जो है उसका नंबर आता है आपका एस्पेक्ट का। वो किसी पे एस्पेक्ट कर रहा है या कोई दूसरा प्लेनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है और सिग्निफिकेटर बनता है, तो वो उसका जो है एनर्जी लेकर के और एक सिग्निफिकेटर बन जाता है। तीसरा आता है यदि मान लो ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, ना हमको कंजक्शन मिल रहा है ना एस्पेक्ट मिल रहा है, तब हम उसके नक्षत्र स्वामी पर जाते हैं। राहु किस स्टार में, किस कॉन्स्टिलेशन में है, फिर राहु उसका जो है रिजल्ट देता है। ये तीसरे क्रम में हमको बात ध्यान रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि जब तीनों चीजें नहीं मिलती तब हम चौथी पॉइंट को अप्लाई करते हैं, रूल को अप्लाई करते हैं। वो है कि वो अपने राशि स्वामी जिसमें बैठा है उसका रिजल्ट देता है। ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर। ये सर, जैसे इसमें एक पॉइंट है मेरा सर जी। मान लो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है जी। और राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है जी। और 7th हाउस में मान लो जुपिटर है। हाँ। अब यहाँ पे राहु की डिग्री लेट्स से 20 डिग्री है हाँ। और जुपिटर जहाँ पे बैठा है सामने उसकी हाँ। डिग्री 5 डिग्री है। हाँ। तो क्या वो राहु को एस्पेक्ट करेगा सर? नहीं,
देखिए Yes. यदि हम वेस्टर्न एस्पेक्ट डिग्री वाइज एस्पेक्ट की बात करेंगे तब हम उसको एस्पेक्ट नहीं मानते। हम्म, लेकिन चूंकि कृष्णामूर्ति जी ने वे जो ट्रेडिशनल जो है जो कंसेप्ट दिया था शुरू में आरंभ में, उन्होंने जो भी अपना रिसर्च किया तो उन्होंने कभी डिग्री वाइज को महत्व न देखे, पाराशरी एस्पेक्ट को ले लिया। ओके, तो देगा तो इसका हाँ, मतलब। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द केस कि आप जो केस करने जा रहे हैं वहां कभी कभी आपको दिख रहा है कि ये प्लेनेट डीवीए में हमारे को रिजल्ट नहीं दे पा रहा, आखिरकार राहु केतु कैसे दे रहा है, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब हम असेसमेंट करते हैं किसी चीज का तब हमको सारी बातों का स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना पड़ता है। ठीक है सर। ओके, ठीक है अब सर। यहाँ तक जो है बात जो है हमारी सिर्फ जो है मेमोरी की हुई जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, और अभी हम आपको आपका ही चार्ट जो है शेयर करते हैं, थोड़ा सा आप वेट करें। यस सर। अच्छा, ये कह रहे हैं यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर ओके। मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो अभी तक हमने जो भी बेसिक पॉइंट थे इस सिस्टम के केपी पद्धति के, उनको सिर्फ जो है दोहराया है, इसलिए हमको दोबारा याद बना रहे और क्लियर भी हो जाए, और वहाँ कोई आपका अभी भी डाउट है तो वो आपसे और क्लियर कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा और अभी हमने जो है जो रिकैप्चुलेट किया वो सब जो है आप सबसे जो है भली बात परिचित हो चुके हैं, आपको अच्छी तरह याद है। आज हम Yes, नया sir. सब्जेक्ट लेंगे रूलिंग प्लेनेट। ठीक है सर। रूलिंग प्लेनेट्स के लिए मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा था जो अभी आपके सामने शेयर भी कर रहा हूं, और रूलिंग प्लेनेट का कंसेप्ट भी आप अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी हम जो है आज इसको और अच्छी तरह से हमारे जो है हृदय में बैठ जाए, हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए, तो हम इसको, क्योंकि रूलिंग प्लेनेट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है केपी सिस्टम में। जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हैं, वर्थ टाइम रेटिफिकेशन करते हैं, या हॉररीज में कोई किसी प्रश्न का हम उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। Yes, ओके, sir. तो रूलिंग प्लेनेट का जो कंसेप्ट है, कृष्णामूर्ति जी ने इसको जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी जो वर्ल्ड है, ज्योतिष जगत है, उसमें जो है पहले पहले वो लाए सबके सामने। लेकिन मेरे अध्ययन से और मत से मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया है, क्योंकि यदि हम नाड़ी ग्रंथों का जो है अध्ययन करें, या जिन्होंने नाड़ी के ऊपर जो है अपने लिटरेचर लिखे हुए हैं, तो ये ऑलरेडी नाड़ी ग्रंथों में हमारे जो नाड़ी लिटरेचर के एक्सपर्ट थे, एस्ट्रोलॉजर थे, विद्वान थे, वो शुरू से ही उन्होंने ये देखा था कि किसी भी इवेंट के समय, किसी भी घटना के समय, जैसे जन्म समय भी घटना होती है, चाइल्ड बर्थ घटना होती है, जीवन में कोई दुर्घटना है वो घटना होती है, कोई भी घटना होती है, उस समय जो ग्रह हमको दिखते हैं, उन ग्रहों का एक बड़ा सीधा संबंध है हमारे जो है उस ग्रहों से जो हमारे जन्म के समय के होते हैं। Yes, sir. क्योंकि जन्म समय के जो रूलिंग प्लेनेट हैं, वही रूलिंग प्लेनेट जो है किसी आगे आने वाले भविष्य में जब जो है एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, एक दूसरे का जो है डीवीए में मान लो या कहीं भी जो है उनका रोल रहता है, तो वो घटना घटती है। इसको थोड़ा सा मैं अपने आध्यात्म गुरु के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहूंगा। वो मुझसे कहा करते थे कि जीवन में जिस जातक की जिस महीने में कोई जन्म हुआ है, उस महीने के आसपास ही सारी घटनाएं घटती हैं, मेजर घटनाएं। ये अनुभव करने की चीज है, आप भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, अपने चार्ट से देख सकते हैं कि भाई वास्तव में सही है कि नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो कुछ घटनाएं 7वें महीने में होती हैं, माने असेंडेंट के सामने वाले भाव के महीने में, और यदि कोई ऐसा भी नहीं होता तो कुछ घटनाएं 4थे महीने में होती।
इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो हमारे पूर्व के जो विद्वान थे, गुरु थे, उनको अच्छी तरह मालूम था कि जन्म के समय का ग्रहों का और घटना के समय का ग्रहों का एक बहुत ही कंसोनेंस ट्यूनिंग रहती है। ओके, यस, चलिए, तो इन सब के जो है आधार पर जो भी हमारे स्वर्गीय कृष्णमूर्ति जी ने जो अपना रिसर्च किया, तो उन्होंने इन रूलिंग प्लेनेट को छटनी की या उनको महत्व देते हुए और उनको जो है सिलेक्ट किया। तो वो कैसे सिलेक्ट किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने देखा कि किस तारीख को हम जैसे कोई जन्म लेते हैं, या हम जो है, एक मिनट, ये आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, आज हमारा वो खराब हो गया है, माउस कोई बात नहीं सर, माउस माउस ठीक है। हम्म। ये आर्टिकल हमने आपको भेजा भी है शायद। रूलिंग प्लैनेट का शायद नहीं होगा सर, ये नहीं, भेजा है मेरे मैंने, पास। भेजा है, रूलिंग प्लेनेट का भेजा था, सुनील अच्छा, कोरेश टाइप का भी भेजा था, नक्षत्र हाँ वो, चिंतामणि का भेजा था। तो आपने कहा ये इतना जल्दी हम नहीं पकड़ पाएंगे, तो आज हम इसको रूलिंग प्लेनेट को जो है फिर से लेते हैं। और अभी तक आपने पढ़ा भी ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने देखा कि हमारा जन्म किस दिन हुआ है, या हम किस दिन जो है बैठ करके अपना जजमेंट कर रहे हैं, उस दिन के स्वामी का बड़ा महत्व होता है। और दिन के स्वामी का उन्होंने कहा कि दिन को हम तभी लेते हैं जब सूर्योदय से दिन होता है। हम्म, जैसे आज जो हमारा ट्यूसडे है, तो सूर्योदय पे हमारा ट्यूसडे रहेगा, तो अगले सूर्योदय तक ट्यूसडे ही माना जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि हम जब जो है कोई असेसमेंट करते हैं या हॉररी बनाते हैं या किसी तरह का जो करते हैं या जन्म की बात करते हैं, तो एक असेंडेंट या एक लगन उदय होती है, असेंडेंट राइज होती है। उस लगन का स्वामी जो बनता है और वो किस नक्षत्र में है, वो स्वामी बनता है। तो उस लगन के नक्षत्र स्वामी को दूसरे नंबर पर उन्होंने महत्व दिया। उसके बाद उन्होंने लगन के स्वामी को महत्व दिया। फिर चूंकि चंद्र का बहुत बड़ा रोल रहता है जन्म के समय पे भी या किसी घटना के समय पे भी, तो उन्होंने चंद्र के राशि स्वामी की जगह चंद्र के नक्षत्र स्वामी को पहले प्रायोरिटी दी और फिर चंद्र के राशि के स्वामी को प्रायोरिटी दी। ओके, ठीक है सर। ये जो है प्रायर, जो सबसे पहले उन्होंने जो भी अध्ययन किया था, जो भी किया, उन्होंने इस तरह इसको सिस्टम में रखा था। फिर जब देखा कि दिन का स्वामी सबसे कमजोर होता है, तो उसको उन्होंने फिर इसको पलट करके इसको क्रमबद्ध किया। सबसे उन्होंने कहा कि लगन का नक्षत्र स्वामी ज्यादा ताकतवर होता है, फिर लगन का स्वामी ताकतवर होता है, फिर चंद्र का नक्षत्र स्वामी ताकतवर होता है, और चंद्र के राशि का स्वामी ताकतवर होता है, और सबसे ज्यादा कमजोर दिन का स्वामी होता है। दिस ठीक है बाय सर। द सेरिटम ऑफ द रूलिंग प्लैनेट लेटर ऑन डेवलप्ड। ओके, ठीक है। इसमें भी एक और बात है कि इसमें जो लोग LSRD की बात करते हैं, वास्तव में कृष्णमूर्ति जी ने पहले 4 ही रूलिंग प्लैनेट लिए थे। ठीक है सर। उसके बाद उन लोगों ने जो है नक्षत्र स्वामी को, चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी को महत्व दिया था। क्योंकि कभी आपने देखा हो, चंद्र का नक्षत्र स्वामी कभी कभी कुछ क्षणों में बदल जाता है। हाँ जी। ऐसे ही लगन का भी नक्षत्र स्वामी कुछ क्षणों में बदल जाता है। यस। परंतु वो होते बड़े मतलब महत्व के होते हैं, उनकी ताकत बहुत होती है। इसलिए जो सिलेक्शन हुआ, 4 के बाद 5 लोग लेने लगे, तो सबसे इनमें जो हमारे सामने 5 दिख रहे हैं, लगन का नक्षत्र स्वामी, लगन का स्वामी, और चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र की राशि स्वामी, और दिन का स्वामी, ये ही रूलिंग प्लैनेट 5 जो है काम में आते हैं, इसके बाद काम में आते नहीं।
और ज्यादातर जो विद्वान एक्सपीरियंस्ड है वो 4 ही प्लेनेट लेके चलते। ओके, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. इसके बाद धीरे धीरे जो है, जो भी हमारे रिसर्च ओरिएंटेड जो पर्सन थे, विद्वान थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बहुत सी मतलब घटनाओं में, बहुत से जो है जजमेंट में, निर्णय में ये देखा कि लगन का सब लॉर्ड भी कभी बहुत महत्व का काम करता है, और ऐसे ही लगन का सब लॉर्ड भी काम करता है, और चंद्र का सब लॉर्ड काम करता है। तो इनका भी जो है प्रयोग होने लगा, इनको भी शामिल किया जाने लगा। और इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, आप देखिए यहाँ पर जो है, ये धीरे धीरे 8 रूलिंग प्लैनेट बन गए। सबसे महत्व का लगन का सब लॉर्ड बन गया, फिर सब लॉर्ड बन गया, फिर नक्षत्र स्वामी बना, फिर लगन का स्वामी बना, और फिर चंद्र का सब लॉर्ड और नक्षत्र स्वामी, और चंद्र का राशि स्वामी। चंद्र के सब लॉर्ड को इसलिए नहीं लेते कि वो जल्दी बदल जाता है। तो ये जो 8 प्लेनेट हैं, इसमें भी हम जो है दिन के स्वामी को कम ही महत्व देते हैं, क्योंकि आप जो है कस्पल इंटरलिंक पढ़े हुए हैं। तो ज्यादातर ये जो प्लेनेट हैं हमारे 1 से लेके 7 तक, ये कस्पल इंटरलिंक जो है प्रिंसिपल में ज्यादा काम आते हैं। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि कस्पल इंटरलिंक बेल जो है, तो ये बाद में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब ये कहाँ काम करते हैं, ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये लगन का जो सब लॉर्ड है, वो कोई छोटी छोटी घटनाक्रम है, जैसे जल्दी शीघ्र होने वाला है, रूलिंग प्लैनेट की बात करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई लाइट कब आएगी जो है, और हमारा दूध वाला कब आएगा, या रेल डिले हो रही है, ट्रेन डिले हो रही है, वो कब आएगी। ये उस समय जब हम कोई घटना का निर्धारण करते हैं रूलिंग प्लैनेट के आधार पर, तब सब लॉर्ड की भूमिका अहम हो जाती है। ओके, Yes, sir. तो ये Yes, sir. सब चीजें हमको ध्यान रखने की हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमें जब क्लियरली पता है कि हम जो है 4 या 5 या 6 या 7 रूलिंग प्लैनेट जो है ही लेते हैं, तो कभी कभी ये काम नहीं कर पाते, तो हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और वो कुछ बातें ऐसी हैं, तो ये बातें आपको हम सामने फिर से जो है इसको बताने जा रहे हैं। वो ये है कि जो रूलिंग प्लैनेट बने हुए हैं, तो उनके कंजक्शन में कोई ग्रह है, क्लोज कंजक्शन, वही 3 डिग्री का या 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, जो भी आपके अनुभव में आता है, ये कृष्णामूर्ति जी के नियम के अनुसार था। ठीक है, Okay. ऐसे ही जो वास्तव में रूलिंग प्लैनेट आ रहे हैं, जिनको हम जो है मानते हैं कि रूलिंग प्लैनेट है हमारा, काम करेगा, तो वो जो है किसी को देख रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, तो उस ग्रह को फिर हम जो है रूलिंग प्लैनेट में ले लेते हैं। ऐसे भी ग्रह को भी होते हैं जो रूलिंग प्लैनेट में है, जो लगन पर दृष्टि देते हैं, लगन को आस्पेक्ट करते हैं, और इसी तरह से चंद्रमा पे कोई आस्पेक्ट करते हैं, उनको भी हम लेते हैं, और लगन में कोई ग्रह बैठे हैं उनको भी लेते हैं, और जो चंद्र के साथ कंजक्शन में उनको भी लेते हैं। ये ऐसे एक्सेप्शनल रूलिंग प्लैनेट हैं जिनका प्रयोग कभी कभी हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको हमें माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जजमेंट करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे जो प्रिंसिपल जो है रूल्स हैं, वो कभी कभी आते नहीं है, उनको हम अप्लाई नहीं कर पाते, फिर हम जो असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब जिन्होंने कहा ये क्लोज कंजक्शन जो है कैसे हम इसको जो है डिसाइड करें या कितना मान के चलें, तो इन्होंने कहा है जो फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, जैसे सन है, मून है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, इनको हम 4 डिग्री पहले और 4 डिग्री बाद, ठीक है, Okay. पहले माने अप्रोचिंग और बाद में सेपरेटिंग, ये 2 वर्ड आपने पढ़े होंगे।
हाँ जी। ऋतु करने वाले ग्रह और ऋतु के बाद आगे बढ़ने वाले ग्रह, मतलब क्लोज में आगे बढ़ने वाले, अप्रोचिंग और सेपरेटिंग। तो अप्रोचिंग कोई ग्रह जा रहा है 4 अंश पे, तो वो भी हम ले सकते हैं उसको, और वहां से सेपरेट हो रहा है तो भी हम ले सकते हैं। तो इनको ही हमारा जो ऑर्बिट है, दीप्तांश कहते हैं ऑर्बिट को, तो 4 अंश तक हम इनको ले सकते हैं। और जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, राहु, गुरु, केतु, शनि वगैरह, इनको ही हम डिग्री जो है 6 अंश तक ले सकते हैं। ओके सर। क्लियर? यस सर, यस। ओके। तो ये ध्यान रखना है हमको, अप्रोचिंग और सेपरेटिंग, ये वर्ड याद रखना। ठीक है सर। अब हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात करते हैं रूलिंग प्लैनेट में। यस। तो जब हमारे रूलिंग प्लैनेट आते हैं, हम 4 लें या 5 लें या 6 या 7 जो भी लें, यदि वो रूलिंग प्लैनेट जो है स्वयं जो है रेट्रोग्रेड है, नंबर 1, या वो रेट्रोग्रेड के स्टार में है, नंबर 2, ठीक है। तब जब हम जो परिस्थिति हमारे सामने है उसके हिसाब से देख करके ही हम उनको जो है या तो हटाते हैं या उनको शामिल करते हैं, ठीक है। और इनकी जो कंजक्शन है या एस्पेक्ट है उसका भी हम ध्यान करते हैं। नहीं अदरवाइज हम सिर्फ 4 ही आरपी लेंगे और उसी के आधार पर अपने असेसमेंट करेंगे। यस। तो ये कुछ जो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर है कि ज्यादातर जो है लोगों ने तरह तरह के जो है अनुभव किए हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का जो है स्टार लॉर्ड प्लैनेट या डायरेक्ट का जो है स्टार लॉर्ड रेट्रोग्रेड, ये कभी कभी वास्तव में काम नहीं करते और कभी काम करते हैं। और जो घटनाएं शीघ्र होने वाली हैं, जैसे अभी बोला कि ट्रेन आने वाली है, जैसे बोला अभी हमारे को देखना हमारा दूध वाला कब आ रहा है, हमारी लाइट कब आ रही है, तो वहां भी हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा कौन सा प्लेनेट काम कर रहा है। क्या हमें यहाँ रेट्रोग्रेशन लेना है या स्टार लॉर्ड को रेट्रोग्रेशन लेना है, हम परिस्थितियों को देखते हुए अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक, ठीक है सर। ओके। अब आ जाइए आप जो है नोट्स के ऊपर। ये बहुत टिपिकल पॉइंट रहता है नोट्स का। राहु केतु कस्पल इंटरलिंक में भी टिपिकल देखने को मिलता है, और कृष्णामूर्ति में भी। तो चूंकि इसका जो है बेस तो कृष्णामूर्ति से स्टार्ट हुआ है, तो हमको इसमें ध्यान देना है। तो ये कह रहे हैं रूलिंग प्लैनेट के कंजक्शन में यदि कोई नोड हो तो लेना है। जैसे सपोज करो जुपिटर हमारा रूलिंग प्लैनेट बन के आता है और वो राहु केतु उसके साथ क्लोज कंजक्शन में है, तो हम राहु केतु को लेंगे। ऐसे ही जो रूलिंग प्लैनेट बनता है वो नोड्स पर एस्पेक्ट करता है, दृष्टि देता है, तो हम उस स्थिति में नोड्स को भी रूलिंग प्लैनेट में शामिल कर लेंगे। फिर इसके बाद राहु केतु रूलिंग प्लैनेट के राशि के स्वामी की राशि में हो, मतलब जैसे जुपिटर की राशि में सैगिटेरियस हो या पाइसेस में हो, तो हम जो राशि स्वामी हैं उसके वो एजेंट बनते हैं, इसलिए उनको हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ हमें कुछ पढ़ने को ये मिला, किसी एस्ट्रोलॉजर का अभी कल ही हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे, उनका ये कहना था कि राहु केतु यदि डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट में आते हैं, ठीक है, जैसे हम असेंडेंट के रूलिंग प्लैनेट बनाए और मून के रूलिंग प्लैनेट बनाए, और हम देख रहे हैं कि हमारा राहु केतु कहीं नहीं है, न जो है स्टार लेवल पे, न सब लेवल पे, न सब लेवल पे, कहीं भी नहीं है, परंतु वो राहु केतु उन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस समय नहीं लेना चाहिए, ऐसा किसी का मत मुझे कल ही पढ़ने को मिला। तो ये भी ध्यान रखने की चीज है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस। ओके। अच्छा, अब रूलिंग प्लैनेट का एक्चुअल में यूज कहाँ होता है? रूलिंग प्लैनेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, और एक जो हमारे डीबीए के सिलेक्शन में। सिग्निफिकेटर का जो हम सिलेक्शन करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ दी रूलिंग प्लैनेट, कि हमारे जो है दशा भुक्ति यंत्रा कौन से होना चाहिए, ये दोनों
प्लेसेस में, दोनों स्टेजेस में रूलिंग प्रिंट बहुत ही हमारी जो है मदद करते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक जो है जो रूलिंग प्रिंट की जो फंक्शन हुआ है वो हमारे समझ में आया। अब इन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारे करीब करीब सारे के सारे रूलिंग प्रिंट बन जाते हैं, और आपको ध्यान हो, पढ़ा भी है आपने, याद कराता हूँ, ये बात जो है खुल्लर साहब ने अपने जो है BTR की किताब में लिखा भी है, या कलांसा एंड कस्पल में लिखा है शायद कहीं, हाँ जी। क्योंकि केपी सिस्टम में जो है कहीं ये भी आगे दिया हुआ है, यहाँ तो इस आर्टिकल में वो चीज आई नहीं है कि कोई रूलिंग प्लेनेट जो है किस स्टार में, किस सब में है, और उनमें आपस में एक दूसरे का जो है कोई रूलिंग प्लेनेट नहीं मिलता, और वो जो स्टार सब में मिलता है तो हमको उसमें शामिल कर लेते हैं। इस तरह से 9 के 9 प्लेनेट रूलिंग प्लेनेट बन जाते हैं, ऐसा खुल्लर साहब ने कहीं लिखा है। तो अब उसको हमें कायदे से उसकी जो है छटनी करनी है, सॉर्टिंग करनी है कि हमें वास्तव में लेना क्या है, ठीक है सर। और किस तरह से एप्लीकेशन करनी है रूलिंग प्रिंट की। यदि 9 के 9 बनते हैं या ज्यादा बनते हैं, हमको 4 ही चाहिए, 4 में से हमको जो है बाकी से जो है सॉर्ट आउट करना है, तो वो उसका क्या नियम है। तो इन्होंने कहा कि ऐसे रूलिंग प्रिंट जिनके स्टार लॉर्ड रेट्रोग्रेड हों, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर या सैटर्न रूलिंग प्लेनेट में आता है, पर वो ऐसे स्टार या उसमें हैं जो रेट्रो चल रहा है, हमारे जजमेंट के टाइम पे वो रेट्रोगेट जो स्टार में चल रहा है, तो उसको हमें सॉर्ट आउट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही सबलॉर्ड यदि उनका रेट्रोगेट है तो उसको अलग कर देते हैं। अब जैसे सबलॉर्ड की जो है एप्लीकेशन या सबलॉर्ड का रोल कहाँ आएगा, छोटी छोटी घटना में आएगा। सबलॉर्ड का जो है ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो है किसी बड़ी घटना में हो, जो साल में, 2 साल में, 6 महीने में होने वाली हो, तो इन चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे रूलिंग प्लेनेट और उनके सबलॉर्ड ऐसे हों जो नेगेटिव भाव के जो है सिग्निफिकेटर बनते हो, जैसे 8-12 के सिग्निफिकेटर बनते हैं, तो उनको भी अलग कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब सपोज करो कि कुछ ऐसे रूलिंग प्लेनेट हैं जो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, और उनके कोई जो है एजेंट भी बन जाते हैं, तो उनको भी हम हटा देते हैं। जैसे सपोज करो जुपिटर सैटर्न के स्टार में या सैटर्न जुपिटर के स्टार में और रेट्रो हैं, और उनको राहु केतु रिप्रेजेंट करता है, तो फिर हम राहु केतु को भी अलग कर देते हैं। ठीक है। तो वहाँ जो कंजक्शन या किसी तरह से एस्पेक्ट में आते हैं, उनको हम अलग कर दें। ठीक है, तो एक लास्ट में इन्होंने कहा कि कभी कभी एक रूलिंग प्लेनेट 2-2, 3-3 बार रिपीट हो जाता है, 2 बार रिपीट होता है, 3 बार रिपीट होता है, तो उसको ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको स्ट्रांग मान के चलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एक रूलिंग प्लेनेट दूसरे रूलिंग प्लेनेट के स्टार या सब में हो, तो वो भी स्ट्रांग बन जाते हैं। और उसी के साथ साथ हम कंजक्शन और एस्पेक्ट को भी ले लें कि ऐसे रूलिंग प्लेनेट जो है दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, कंजक्शन में हो, तो वो भी स्ट्रांग बन जाते हैं। ये लास्ट में कंक्लूडिंग जो है पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इस आर्टिकल को 2-3-4 बार आप पढ़ लेना, और एक छोटे छोटे जो है पॉइंट बना के अपना अलग बना के रख लेना। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है रूलिंग प्लेनेट का जो हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब मैं सेशन को जो है ओके सर। इस सेशन को मैं